हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विक्रम सर लॉ क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका विक्रम सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं का एक संक्षिप्त वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ, जिसका लाभ लीजिए आप लोग। साक्ष्य विधि लेक्स फोरी देसी विधि कही जाती है। साक्ष्य विधि विचारण के स्तर पर लागू होती है। साक्ष्य विधि के पितामह सर जेम्स फिट्जराल्ड स्टीफेन हैं। साक्ष्य विधि अंग्रेजी विधि पर आधारित विधि है। इसे प्रक्रिया विधि भी कहा जाता है। यह भूतलक्षी प्रभाव रखती है। 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित साक्ष्य विधि है। पहला है, साक्ष्य को विवादित तथ्य मैटर इशू तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा है, सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। तीसरा है, अनुचित साक्ष्य अग्राह्य माने जाने चाहिए, लेकिन अनुचित साक्ष्य कुछ मामलों में ग्राह्य होते हैं, जैसे पहला रहस्यष्ट, मृत्युकालिक कथन, स्वीकृति संस्वीकृति, तीसरा, चौथा लोक दस्तावेजों के कथन, पांचवा पूर्व कार्रवाइयों के कथन, छठवां विशेषज्ञों की राय जो मर गए हैं मिल नहीं सकते। साक्ष्य अधिनियम को मूलतः 3 भागों में 11 अध्याय में और 167 धाराओं में वर्णित किया गया है। भाग 1 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के संबंध में चैप्टर 1 और 2 को समाहित करती है, जो 1 धारा से 55 धारा तक उल्लेखित किए गए हैं। भाग 2 ऑन प्रूफ के बारे में उल्लेख करती है, जो चैप्टर 3, 4, 5, 6 और धारा 56 से 100 तक उल्लेखित है। भाग 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में बताती है, जिसके अंतर्गत चैप्टर 7, 8, 9, 10 और 11 आते हैं, जो 101 से 167 तक की धाराओं का उल्लेख करती है। साक्ष्य अधिनियम 1872 का अधिनियम है। इसका एक्ट नंबर 1 है 1872 का। 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल की सहमति इसको मिली। साक्ष्य विधि का समीकरण, परिभाषा और संशोधन करना इसका मेन उद्देश्य है। चैप्टर 1 प्रारंभिक है, जिसमें 1 से 4 तक की धाराओं का उल्लेख है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह सभी न्यायालय की समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू होता है। इसके अलावा आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालयों पर भी लागू होता है, किंतु न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को और मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों को साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। कोर्ट मार्शल पर भी लागू नहीं होता है। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया है। सेक्शन 2 को निश्चित कर दिया गया है 1938 में। सेक्शन 3 निर्वचन खंड से संबंधित है, जिसमें क्रमशः न्यायालय 1, दूसरा तथ्य, तीसरा सुसंगत, चौथा विवादक, पांचवा दस्तावेज, छठवां साक्ष्य, सातवां साबित, आठवां नासाबित, नौवां साबित नहीं हुआ, 10वां भारत और 11वां में अन्य पद और शब्दों का उल्लेख है, जो आईटी एक्ट के अनुसार माने जाएंगे। सेक्शन 4 उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, सेल प्रिज्यूम, निश्चयक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताती है। इसके बाद चैप्टर 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में सेक्शन 5 से 55 तक का उल्लेख करते हैं, जिनके अंतर्गत सेक्शन 5 विवादित तथ्यों, सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। सेक्शन 6 एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। सेक्शन 7 वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं। सेक्शन 8 हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। सेक्शन 9 सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। सेक्शन 10 सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। सेक्शन 11 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत हैं। सेक्शन 12 नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं। सेक्शन 13 जबकि अधिकार या रूढ़ि पेशगत है तब सुसंगत तथ्य। सेक्शन 14 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य।
सेक्शन 15 कार आकस्मिक या शास्त्रीय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तत्व। सेक्शन 16 कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। इसके बाद स्वीकृतियों के संबंध में 17 से लेकर 31 तक स्वीकृति और संस्वीकृतियों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। 17 स्वीकृति की परिभाषा, 18 स्वीकृति कार्रवाई के पक्षकार या अभिकर्ता द्वारा पहला, दूसरा प्रतिनिधि रूप से बातकर्ता द्वारा, तीसरा हितबद्ध वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा, चौथा उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो। 4 प्रकार की स्वीकृति 18 बताती है। 19 में उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति बाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। सेक्शन 20 बाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ रेफरी स्वीकृति आती है 20 में। 21 स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। 22 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। 22A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। 24 उत्पीड़ना धमकी वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाइयों में कब विसंगत होती है। 25 पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। 26 पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। 27 अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। 28 उत्पीड़ना धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव को दूर करने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। 29 अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। 30 साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। 31 स्वीकृतियाँ निश्चयक सबूत नहीं है किंतु विवत कर सकती हैं। इसके बाद उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता के बारे में सेक्शन 32 और 33 में उल्लेख किया गया है। सेक्शन 32 कहती है बेदशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। 8 कंडीशन बताई है जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। दूसरा कारोबार के अनुक्रम के विषय में किया गया है। तीसरा करने वाले के हित के विरुद्ध है। चौथा लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। 5वां नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित है। 6वां कौटुंबिक बातों से संबंधित बिल या विलेख में किया गया है। 7वां धारा 13 का में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है। 8वां कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। सेक्शन 33 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति बताती है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन 34 से 38 तक बताए गए हैं। सेक्शन 34 कहती है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ जिनके अंतर्गत बेबी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हों कब सुसंगत हैं। सेक्शन 35 कहती है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। 36 बोलती है मानचित्र चार्टों या रेखांकों के कथनों की सुसंगति। 37 बोलती है किन्हीं अधिनियमों अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। 38 कहती है विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। इसके बाद किसी कथन में से कितना साबित किया जाए इसके बारे में सेक्शन 39 बताती है। 39 कहती है जबकि कथन किसी बातचीत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पुस्तक अथवा पत्रों का या कागज पत्रों की आमली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए। इसके अलावा न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होते हैं इसके बारे में 40 से 44 तक प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 40 कहती है द्वितीय वाद या विचारण के वारणात पूर्व निर्णय सुसंगत है। 41 कहती है प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। 42 कहती है धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों आदेशों डिक्रियों की सुसंगतियों और प्रभाव। 43 कहती है धारा 40 से 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है। सेक्शन 44 कहती है निर्णय प्राप्त करने में कपट या दुष्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है इसके बारे में 45 से 51 तक में प्रावधान किए गए हैं। 45 कहती है विशेषज्ञ की राय। 45 से कहती है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। 46 कहती है विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। 47 हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। 47A इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय कब सुसंगत है। 48
अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है? 49। प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है? 50। नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है? 51। राय के आधार कब सुसंगत है बताती है। सील कब सुसंगत है? इसके बारे में 52 से 55 तक व्यवस्था की गई है। 52 कहती है सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। 53 कहती है दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है। 53 ये कहती है कतिपय मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। 54 कहती है उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। 55 कहती है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील। इसके बाद चैप्टर 3 में आ जाते हैं तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं। 56, 57, 58 तीन धाराओं का उल्लेख करता है चैप्टर 3। 56 कहती है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। 57 कहती है बेतथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। 58 कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। इसके बाद चैप्टर 4 है मौखिक साक्ष्य के विषय में, जो 59, 60 दो धाराओं का उल्लेख करता है। 59 कहती है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। 60 कहती है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। चैप्टर 5 में आ जाते दस्तावेजी साक्ष्यों के बारे में, जो 61 से लेके 90 तक बताए गए हैं। 61 कहती है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। 62 कहती है प्राथमिक साक्ष्य। 63 कहती है द्वितीयक साक्ष्य। 64 कहती है दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। 65 कहती है अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। 65 ये कहती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। 65B कहती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। 66 कहती है पेश करने की सूचना के बारे में नियम। 67 कहती है जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख का साबित किया जाना। 67 ए कहती है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में सबूत। 68 कहती है ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। 69 कहती है जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत। 70 कहती है अनुप्रमाणक दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। 71 कहती है जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। 72 कहती है उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। 73 कहती है हस्ताक्षर लेख मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है। 73 कहती है अंकीय चिन्ह के सत्यापन के बारे में सबूत। इसके अलावा 74 से 78 तक लोक दस्तावेजों के बारे में है। 74 कहती है लोक दस्तावेज हैं। 75 कहती है प्राइवेट दस्तावेज हैं। 76 कहती है लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ। 77 कहती है प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत। 78 कहती है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। इसके अलावा दस्तावेजों के बारे में अवधारणाएं 79 से 90 तक दी गई हैं। 79 कहती है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा। 80 कहती है साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। 81 कहती है राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों या अन्य दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। 81 ए कहती है इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में अवधारणा। 82 कहती है मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में अवधारणा। 83 कहती है सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों और रेखांकों के बारे में अवधारणा। 84 बोलती है विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में अवधारणा। 85 कहती है मुख्तारनामों के बारे में अवधारणा। 85 ए बोलती है इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में अवधारणा। 85 बी बोलती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में अवधारणा। 85 सी बोलती है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के बारे में अवधारणा। 86 बोलती है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा। 87 बोलती है पुस्तकों, मानचित्रों, चार्टों के बारे में अवधारणा। 88 बोलती है तार संदेशों के बारे में अवधारणा। 88 बोलती है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा। 89 बोलती है पेश न की गई दस्तावेजों के समय निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा। 90 बोलती है 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज के बारे में अवधारणा। 90 ये बोलती है 5 वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अवधारणा। इसके बाद चैप्टर 6 पे आ जाते हैं दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में 91 से 100 तक व्यवस्था दी गई है। 91 कहती है दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदान, संपत्ति के अन्य बयानों के निबंधनों का साक्ष्य। 92 कहती है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। 93 कहती है संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने, उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। 94 कहती है विद्यमान तथ्यों को दस्तावेजों के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन।
95 कहती है विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। 96 बोलती है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती हो। 97 कहती है तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती, उनमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। 98 बोलती है ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के बारे में साक्ष्य। 99 बोलती है दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। 100 बोलती है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल संबंधी उपबंधों की जावित्री। भाग 3 है, चैप्टर 7 है सबूत के भार के विषय में। 101 से लेके 114 तक प्रावधान किए गए हैं। 101 सबूत का भार, 102 सबूत का भार किस पर होता है, 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, 104 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार, 105 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, 106 विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, 107 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, 108 यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है, 109 भागीदारों भूस्वामी अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार, 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, 111 उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। 111 ये बोलती है कुछ अपराधों के बारे में अवधारणा। 112 बोलती विवाह की स्थिति के दौरान जन्म का होना धर्म जगत का निश्चयिक सबूत है। 113 बोलती राज क्षेत्रों के अध्यर्पण का सबूत। 113 ये बोलती है किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में अवधारणा। 113 बी बोलती है दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा। 114 बोलती है न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व निर्धारित कर सकेगी। 114 ये बोलती है बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजनों में सम्मति के न होने के बारे में अवधारणा। चैप्टर 8 विबंध के बारे में 115 से 117 तक 115 विबंध है। 116 में अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध है। 117 में विनिमय पत्र के प्रतिगृहीता का उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध है। चैप्टर 9 साक्षियों के विषय में है जो 118 से 134 तक बताया गया है। 118 कहती कौन साक्ष्य दे सकेगा। 119 कहती है साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। 120 कहती है सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नी या पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी। 121 कहती है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। 122 विवाहित स्त्री के दौरान में की गई संसूचनाएं। 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। 124 शासकीय संसूचनाएं। 125 अपराधों के बारे में जानकारी। 126 व्यक्तिगत संसूचनाएं। 127 धारा 126 दुबहसिया आदि को लागू होगी। 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयं मुद्दत होने से विशेषाधिकार अधिकृत नहीं हो जाता। 129 विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। 130 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक अभिलेखों का पेश किया जाना। 131 ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा। 133 सह अपराधी। 134 साक्षियों की संख्या। चैप्टर 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में 135 से 166 तक बताती है। 135 कहती है साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। 136 कहती है न्यायाधीश साक्षी ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। 137 बोलती है मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। 138 बोलती परीक्षाओं का क्रम, पुनः परीक्षा की दिशा। 139 बोलती किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। 140 बोलती सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। 141 बोलती सूचक प्रश्न। 142 उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। 143 उन्हें कब पूछा जा सकेगा। 144 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा। 146 प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। 148 न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। 149 युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। 150 युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था व न्यायालय की प्रक्रिया। 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। 152 अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। 153 सत्यवादिता परखने
के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। 156 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। 157 उस तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। 158 साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। 159 स्मृति ताज़ा करना। साक्षी स्मृति ताज़ी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा। 160 धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। 161 स्मृति ताज़ी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। 162 दस्तावेजों का पेश किया जाना, दस्तावेजों का अनुवाद। 163 मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। 164 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। 165 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। 166 जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति। चैप्टर 11 है साक्षी अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। एक धारा है इसके अंतर्गत 167 कहती है साक्ष्य अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। इस तरह 167 कुल धाराओं का मैंने उल्लेख किया जिनको आप 2 से 3 बार सुनने की कोशिश करें, जिससे याद होगा और MPADP और 2021 के एग्जाम में आपके लिए सफलता के लिए कारगर होगा।